वामपंथ की मुख्य विचारधारा ये है कि ये गरीब और मजदूर किसान इनके लिए लड़ती है। जब आप उत्तर भारत में चुनाव कवर करने निकलते हैं तो ये बहुत आम झंडा नहीं है चुनाव प्रचार के दौरान। पर ये बार बार कहा जाता है कि बंगाली भद्रलोक रूल करता है और वो तय करता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीएम की क्या धारा होगी। उसमें एक सभी जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है पोलित ब्यूरो में। नहीं है, ये तो देखने को मिला है। ये तो आपका वाजिब सवाल है, हम भी स्वीकार करते हैं। कौन मना कर रहा है? अभी मार्क्स किस दिन मना किया? बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, सभी कम्युनिस्ट आते हैं वहाँ। केंद्र की सरकार ने नमक मिर्च पर जीएसटी लगा दी, फिर वो पेट्रोल डीजल पे क्यों जीएसटी नहीं लगा रहे हैं? हर स्टेट के अंदर जो भी मुख्यमंत्री उनसे सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। कांग्रेस पूंजीवादी पार्टी नहीं लगती आपको? कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी पूंजीवादी। पर आपको पूंजीवादी पार्टियों से हाथ तो मिलाना पड़ रहा है ना, समझौता करना पड़ रहा है समय के। समझौता वो ऊपर का समझौता है, वो देश की परिस्थिति है इस समय, लेकिन हम यहाँ नहीं कर रहे। भारतीय मूल्यों के अंदर थोड़ा डलना चाहिए था वामपंथ को, वो नहीं डल पाए। उसी का नतीजा है कि आज हम कुछ जगहों पर रह गए हैं। नमस्कार, मैं कुलदीप। राजस्थान की चुनाव यात्रा जारी है दी लल्लन टॉप की। ये जो झंडा है, जब आप उत्तर भारत में चुनाव कवर करने निकलते हैं तो ये बहुत आम झंडा नहीं है चुनाव प्रचार के दौरान। कुछ सीटों पर सीपीएम का ये झंडा है, वामपंथी पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी जो इस देश की है। और ये झंडा यहाँ पर है क्यों? क्योंकि राजस्थान की धोद विधानसभा में एक प्रत्याशी हैं कॉमरेड पेमा राम, जो सीरियस चुनाव लड़ते हैं, जो उनके बारे में कहा जाता है कि वो टक्कर देते हैं। वो धोद विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। यहाँ पर इस वक्त मैं धोद के गांव में हूँ। इस गांव का नाम क्या है? बड़ाडर इस गांव का नाम है। और इस गांव में मैं माकपा के सदस्यों से, माकपा समर्थकों से, कॉमरेडों से बेसिकली घिरा हुआ हूँ। इनसे बात करेंगे प्रदेश के मुद्दों पर भी, देश के मुद्दों पर भी, और इन्होंने समय दिया, इजाज़त दी तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी। क्या नाम है? आपसे शुरू करते हैं। सुरेश बगड़िया। सुरेश जी, आप माकपा सदस्य भी हैं? बिल्कुल। पहले तो यहाँ बताइए, अपनी विधानसभा का, धोद विधानसभा का, परसराम मुदरिया यहाँ से ट्रेडिशनली कई बार विधायक रहे। इस बार कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया है, जगदीश धानोदिया जी को दिया है। और बीजेपी से गोवर्धन वर्मा लड़ रहे हैं और आपकी पार्टी से सीपीएम से कॉमरेड पेमा राम चल रहे हैं। क्या इक्वेशन बन गई है? देखो, ऐसा है कि सीपीएम यहाँ से लगातार 4 बार चुनाव जीत चुकी है। एक बार 2013 के अंदर बीजेपी चुनाव जीती है और पिछले चुनाव में कांग्रेस के परसराम जी मोरदिया चुनाव जीते थे। लेकिन कभी भी सीपीएम के यहाँ से वोट कम नहीं, ये वोट हमेशा बढ़ते रहे हैं। और अब की बार तो ऐसी स्थिति है कि पूरा इलाके के अंदर कहीं भी जाएंगे तो हर जगह के वोट बढ़ रहे हैं। और अब की बार तो ऐसी स्थिति है कि बीजेपी की जामनी जब्त हो जाए। एक महत्वपूर्ण 2-3 चीज़ें इसमें और बता दूं, फिर और लोगों से बात करेंगे कि पिछले चुनाव में परसराम मुर्दिया के खिलाफ जब कॉमरेड पेमाराम चुनाव लड़ रहे थे तो कॉमरेड पेमाराम इस प्रदेश के दूसरे सबसे गरीब विधायक प्रत्याशी थे और परसराम मुर्दिया इस प्रदेश के दूसरे सबसे अमीर प्रत्याशी। इस बार शायद वो सबसे अमीर हो गए हैं। इस बार 1 नंबर पे हो गए, संपत्ति बढ़ गई है, ज़मीन है ना बहुत सारी। क्या नाम है आपका? चरण सिंह है। क्या है साहब इस धोद विधानसभा के समीकरण आपके हिसाब से? मेरे हिसाब तो समीकरण ये है कि कॉमरेड पेमाराम जी नंबर 1 पर हैं और निश्चित तौर पर लीड लेकर विजय होंगे। एक बात बताइए, देश में भी और प्रदेश में भी अब वामपंथियों की और वामपंथी राजनीति जो है वो ढलान पर है। इस इलाके में आप सीरियस फाइट कैसे करते हो? मतलब क्या समीकरण है कि यहाँ पर धोद में जो है वामपंथी राजनीति मजबूत है? इसकी वजह यह है कि यहाँ के हमारे जो सीपीआईएम के जो नेता हैं कॉमरेड अमराराम जी और पेमाराम जी, और उनके सानिध्य में जो जितने भी कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो लगातार जनता के बीच में जाकर लगातार मेहनत करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उनकी समस्या का समाधान करते हैं। लोगों से मेल मिलाप ज़्यादा है। हाँ, मेल मिलाप ज़्यादा है। और उनकी समस्या का वो लगातार समाधान करते हैं। उसी की वजह से लगातार उनका वर्चस्व है। कॉमरेड अमराराम पहले, पेमाराम से पहले कॉमरेड अमराराम ट्रेडिशनली यहाँ से चुनाव लड़ते और जीते थे। 2007 में परिसीमन हुआ, 2008 से ये सीट सुरक्षित हो गई और उसके बाद से कॉमरेड पेमाराम यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। अमराराम अब पड़ोस की एक सीट से चुनाव लड़ते हैं। नमस्ते, आपका क्या नाम है? सरोज डाका नाम है जी। पंचायत समिति मेंबर। पंचायत समिति मेंबर हैं आप भी? सीपीएम में सक्रिय हैं? बिल्कुल, सीपीएम की कार्यकर्ता हैं। मुझे बताइए, आपको सीपीएम की राजनीति क्यों चुनी आपने? बहुत सारे विकल्प थे आपके पास।
क्योंकि सीपीआईएम की विचारधारा एक मजदूर, किसान, महिलाओं के लिए संघर्ष करती है। ये सब के लिए लड़ाई लड़ती है, आंदोलन करती है। जैसे किसान आंदोलन हुआ तो हमारे सीपीआईएम के जैसे कॉमरेड पेमाराम, अमराराम, इनके नेतृत्व में आंदोलन लड़ा गया। और कृषि कानून जो 3 काले कानून बीजेपी की सरकार लाई थी, उसको मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा। इसीलिए हमने ये सीपीआईएम की विचारधारा को चुना है। अच्छा, क्या नाम है वैसे आपका? सत्यजीत पिछड़ा जी। आपका क्या परिचय? मैं पहले एसके कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, अभी डीवाईएफआई का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ अच्छा, और इसी इलाके से हूँ। इसी इलाके हाँ। से हैं। ये इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए। उधर कुछ जवाब मैंने लिए, लेकिन यहाँ पर कैसे पेनिट्रेशन है वामपंथी राजनीति का कि चुनाव भी लड़े, कई बार कॉमरेड बहुत जीते भी। दफे लड़े हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये किसान इलाका है और किसानों के मुद्दों के ऊपर हमेशा सक्रिय रहने वाला कोई संगठन पार्टी है तो वो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है। और इसीलिए यहाँ के लोग भी इस सीपीएम को पसंद करते हैं। अमराराम जी भी यहाँ चुनाव जीते, पेमाराम जी भी चुनाव जीते, ब्लॉकों के मेंबर, सरपंच खूब दफ़ा हमारे साथ ही रहे हैं। और जितने भी जो मुद्दे हैं, चाहे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या देश या प्रदेश के मसले हैं, आंदोलन यदि उत्तरी भारत में यदि कोई लड़ने वाली पार्टी है तो वो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है। आपने देखा या कर्जा माफी का भी बहुत बड़ा आंदोलन हमारे नेतृत्व में, इस लाल झंडे के नेतृत्व में लड़ा, 13 दिन तक इस यहाँ लड़ा और पूरे देश को परिचय देने का काम किया कि हर किसान का 50-50 हज़ार रुपये का कर्जा माफ़ करने का काम भी यही लाल झंडा था जो करवा के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़के। लेकिन आपने ये बात कही, आपने आंदोलन करती है ये पार्टी। वामपंथी पार्टियों की राजनीति की शुरुआत आंदोलन से होती है, संघर्ष से होती है, छात्र राजनीति में भी। पूरे देश में क्यों ढलान पर है फिर पार्टी की? नंबर्स क्यों गिर रहे हैं लगातार? इसके पीछे बहुत से कारण हैं। अभी जो व्यवस्था चल रही है, जो जिस तरह से पूंजीवाद हावी हुआ है और उसके अंदर जो परिस्थितियाँ, मीडिया और तमाम जो लोग इस खिलाफ लगे हैं, आप ये देख रहे हो कि यदि कम्युनिस्ट पार्टी कमज़ोर हो रही है फिर भी नरेंद्र मोदी ये बात कह रहा है कि कम्युनिस्ट में हमें खतरा है। मतलब इसका मतलब कम्युनिस्ट कहीं ना कहीं सही तो हैं, सही बात कह रहे हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी को क्या खतरा है? कहीं कहीं जीत रहे हैं हम तो, कोई 1-2 जगह जीत रहे हैं। बाकी जहाँ भी कहीं जाता है तो वो कहता है हमें कम्युनिस्ट से खतरा है, क्योंकि कम्युनिस्ट सही बात कहते हैं, पूंजीवाद के खिलाफ है। ये जो इनकी नीतियाँ हैं, सांप्रदायिकता नीतियाँ इनके खिलाफ है, भाईचारे को बढ़ाने वाले लोग हैं। तो इसलिए पूंजीवाद पर मैं आऊँगा, वो बड़ी बहस है ना। आपसे ये समझेंगे कि मौजूदा अशोक गहलोत सरकार ने काम कैसा किया, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि ये इंडिया अलायंस भी कर रहे हो आप लोग उनके साथ। बिल्कुल, देखो इसमें ऐसा है कि अशोक गहलोत सरकार ने काम तो सारे अच्छे किए हैं। ये नहीं कह सकते कि उनकी योजनाएं हैं वो जनता तक आई नहीं है या जनता को लाभ नहीं हुआ है। जहाँ तक बात करें किसान की, तो किसान को भी बिजली के ऊपर जो 2000 यूनिट फ्री की हैं वो किसान को मिला है। लेकिन जो बात करें कि कुछ मुद्दे जो रह गए थे, जो राहुल गांधी घोषणा करके गए थे कि किसानों की कर्ज माफ़ी होगी, 10 दिन के अंदर कर्ज माफ़ी हो जाएगी, वो कर्ज माफ़ी नहीं हो पाई। सिर्फ सोसाइटी से जो कर्ज थे वही 50,000 तक के माफ़ हो पाए। जहाँ तक बात करें कि बेरोज़गारी की, तो पेपर सारे के सारे पेपर लीक हुए। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे कांग्रेस काम कर भी पाई है और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे कांग्रेस काम नहीं भी कर पाई है। ठीक है, आपका क्या नाम है? लालचंद। लालचंद जी, ये बताइए कि पूंजीवाद का जिक्र भी वो साथी कर रहे थे। कांग्रेस का साथ आपको केंद्र में देना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी सरकार से मुकाबला करने के लिए। कांग्रेस पूंजीवादी पार्टी नहीं लगती आपको? कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी पूंजीवादी। मतलब आप कंपेयर करोगे, तुलना करके फिर करोगे। है तो कांग्रेस भी पूंजीवादी, कांग्रेस भी है लेकिन कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी। पर आपको पूंजीवादी पार्टियों से हाथ तो मिलाना पड़ रहा है ना, समझौता करना पड़ रहा है समय के। समझौता वो ऊपर का समझौता ले, वो देश की परिस्थितियाँ इस समय, लेकिन हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। यहाँ नहीं कर रहे हैं। यहाँ नहीं। विधानसभा चुनाव में कोई समझौता नहीं है। विधानसभा चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बिल्कुल सामने लड़ रहे हैं। आप सारी सीटों में उठा करके देख सकते हैं। 17 सीटों पे सीपीएम चुनाव लड़ रही है, 17 की 17 सीटों पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने है। यहाँ आपकी फाइट किससे है? हमारी फाइट है बीजेपी से। कांग्रेस मुकाबले में नहीं, कांग्रेस मुकाबले में 30 साल में एक ही बार जीती है। हाँ, पर परसराम मोदरिया पड़ोस की सीट से जीतते रहे, उनका कोई असर नहीं अब। हालांकि उनको टिकट नहीं मिला है, अभी कोई पर फिर जगदीश दानोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। मिली है, जगदीश दानोदिया 3 नंबर। कमजोर कैंडिडेट है क्या? कमजोर है, 3 नंबर पे रहेगा। 3 नंबर पे कमजोर क्या है, उनकी तो जामनी जब्त होनी है। कमजोर नहीं है, कुछ है ही नहीं। और कांग्रेस का सारा जो वोट बैंक है वो सारा का सारा शिफ्ट हो चुका है। गोवर्धन वर्मा विधायक रहे 2013 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से, वो फाइट दे रहे हैं। बिल्कुल फाइट दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बीजेपी से फाइट है, सीधी फाइट है बीजेपी से। जनता नाराज है उनसे भी। उन्होंने क्यों नाराज है? विधानसभा में 5 साल में एक मुद्दा नहीं उठाया धोद की जनता के लिए, इसलिए नाराज हैं लोग। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा किसान आंदोलन का असर यदि राजस्थान के अंदर कहीं था तो वो सीकर जिले के अंदर था। सीकर जिले के अंदर जो 12 के 12 टोल आते थे वो लगातार 13 महीने तक बंद रहे थे। जो शाजापुर बॉर्डर था
जो दिल्ली और बॉम्बे को जोड़ता है, वो सड़क 13 महीने तक बंद रही। उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका किसी की थी तो वो धोद के किसान की थी। तो यहाँ पे किसान आंदोलन का बहुत बड़ा असर है। फिर इस इलाके के अंदर बात करें प्याज के सवाल को लेकर के, सबसे ज़्यादा प्याज यहाँ शेखावटी के अंदर मीठा प्याज जो प्रसिद्ध है वो होता है। वो भी यहाँ पे बड़ी समस्या है कि 3 साल से प्याज के भाव नहीं है, सरकारी खरीद प्याज की हो नहीं पा रही है। फिर बात करें कि यहाँ सर्दी के अंदर जब पाला पड़ा था, पाले के अंदर सारी की सारी फसलें बर्बाद हो गई थी, वो असर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अग्निवीर की बात करें तो अग्निवीर यहाँ पे रोजगार के लिए कृषि और फौज के अलावा युवाओं के पास और कोई रोजगार था नहीं। तो वो भी बड़ा मुद्दा है कि यहाँ के 47 मैं मिल के आया, जो अभी लोग स्टेडियम में तैयारी कर रहे थे सीकर के, उन बच्चों से मैं मिल के आया। एक चीज़ बताइए, माफ़ी चाहता हूँ, आपका नाम भूल गया मैं। सरोज जी। पार्टी में तो आप आ गई, पर पार्टी में आने के बाद आपको लगा कि मुझे जो वामपंथी साहित्य है वो पढ़ना चाहिए? कुछ पढ़ा आपने? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा है? वो सिर्फ जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है पढ़ना, पर थोड़ा बहुत पढ़ा है। क्योंकि क्या है वामपंथी मुख्य विचार आपके हिसाब से? वामपंथ की मुख्य विचारधारा ये है कि ये गरीब और मजदूर, किसान, इनके लिए लड़ती है। समाजवाद और सबके लिए, मतलब सबको एक साथ एक समान सब कुछ मिले, इसके लिए लड़ती है। सभी एक समान हो, ये नहीं है कि एक एकदम से पूंजीपति और एक एकदम से गरीब हो। 5 रुपए की दवाई के लिए ही मर जाए एक आदमी और एक मतलब लाखों के सूट पहने। ठीक है, और ये सही बात है, और इस पे मैं आऊँगा आपके पास इसलिए क्योंकि इसमें ये आर्थिक आधार पर बिल्कुल ठीक विश्लेषण उन्होंने अपने हिसाब से किया। एक आलोचना भी है कि जो वामपंथी राजनीति है ना, वो जाति की राजनीति को उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाई, या दलित प्रतिनिधित्व के सवाल को उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाई। मैं इसलिए इस सीट पर ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि ये सुरक्षित सीट है एससी समाज के लिए, और जो पारंपरिक तौर पर दलित राजनीति करने वाले दल हैं, बहुजन समाज पार्टी एवं अन्य दल, आज़ाद समाज पार्टी आपके यहाँ कुछ जगहों पर है, वो आलोचना में कहते हैं कि वामपंथ ने जो है दलितों के सवाल को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। बिल्कुल, यहाँ पर तो दलितों के सवाल को जितना मतलब और जातियों के सवाल को उठाया जाता है। सभी जातियाँ वामपंथ में समान है, दलित हो चाहे किसान हो, मतलब ओबीसी हो, कुछ भी, सभी समान है। सभी के लिए आवाज़ उठाती है वामपंथ पार्टी। इस पे आपका? हाँ, इसमें थोड़ा सा ये है कि थोड़ा पास आ जाइए इधर। देश के स्तर पर देखें तो बिल्कुल ये मुद्दा वाजिब लगता है आपका, लेकिन राजस्थान के स्तर पर देखें तो सबसे ज़्यादा यदि कम्युनिस्ट पार्टी में कोई प्रतिनिधित्व किसी जाति का है तो वो दलितों का है। यहाँ के सचिव मंडल को भी उठा करके राज्य के सचिव मंडल को देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको दलित ही मिलेंगे। जहाँ तक बात है कि किसान सभा का नेतृत्व अभी दलित ही कर रहे हैं। पेमाराम जी जो किसान सभा के राज्य अध्यक्ष हैं, शोपत राम हैं, वो नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं। तो सारे के सारे लोग आप उठा करके देखो तो वो लोग मिलेंगे। अभी भी जैसे कल ही रात को ही आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर की पार्टी है, उन्होंने अमराराम जी को समर्थन किया है अपने लेटर पैड पे कि हाँ अमराराम जी को आप चुनाव जिताइए। तो ऐसी स्थिति है, राजस्थान के अंदर नहीं है। राजस्थान के अंदर देश में वो भले ही हो, देश में भले ही, देश में भले ही हो। बंगाली भद्रलोक से कोई आपत्ति कि आप लोग, मतलब आप लोग जो पार्टी के मेंबर हो, हंस रहे हैं देखिए भाई साहब, पर ये बार बार कहा जाता है कि बंगाली भद्रलोक रूल करता है और वो तय करता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, सीपीएम की क्या धारा होगी। तो उसमें एक सभी जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है पोलित ब्यूरो में। नहीं है, ये तो देखने को मिला है। ये तो आपका वाजिब सवाल है, हम भी स्वीकार करते हैं। अच्छा ठीक है, और दो चार, चूंकि अब आपसे बात हो रही है और किसी और पार्टी के लोग नहीं है तो मैं ही सवाल पूछूंगा। कविता कृष्णन का नाम सुना आपने? बिल्कुल सुना। कविता कृष्णन को जानते हैं आप? नहीं जानते हैं? अच्छा, कविता कृष्णन सीपीआई माले की नेता थी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और जब इस्तीफा दिया उन्होंने बहुत सारी आलोचना के बिंदु लिख करके इस्तीफा दिया। उन्होंने ये कहा कि भारत में वामपंथ को, और मैं ईमानदारी से आपके विचार जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपन पुनर्व्याख्या करने की ज़रूरत है। उनको इस 2-3 चीज़ों पे अपने विचारों को शायद और भारतीय करके सोचने की ज़रूरत है। अभी हम जो 2-3 समाजवादी देश हैं जहाँ पर समाजवादी कथित सरकार चलती है, चीन और रूस, उसकी ओर बहुत अतिरिक्त उम्मीदों से देखते हैं और उनकी आलोचना करने में थोड़ा हिचकते हैं। जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ और रूस ने यूक्रेन के साथ जो किया, कविता कृष्णन का ये कहना था कि रूस की आलोचना की जानी चाहिए थी पर मुक्त कंठ से आलोचना नहीं हुई। या स्टालिन का जो राज था, उसके दौर में जो मानवाधिकार के उल्लंघन हुए, उसकी आलोचना मुक्त कंठ से नहीं होती। ये मुद्दे सोचते हो आप कभी? नहीं, बिल्कुल सोचते हैं। ये तो उन मुद्दों में आलोचना हो जानी चाहिए थी,
लेकिन चलो वो अलग अलग व्यक्ति की सोच है, ये पार्टी का तो नहीं है कि पार्टी कहीं आलोचना नहीं करती। व्यक्ति की निजी राय अलग हो सकती है, ये चीज़ें तो हैं, वहाँ भी होनी चाहिए थी। भारतीयता में देखें कि हाँ भारतीय मूल्यों के अंदर थोड़ा डलना चाहिए था वामपंथ को, वो नहीं डल पाए, उसी का नतीजा है कि आज हम कुछ जगहों पर रह गए हैं। लेकिन जो राजस्थान की जहाँ तक बात करें, राजस्थान के अंदर आपको एक अलग तरह का वामपंथ दिखेगा। अच्छा, कैसे? यहाँ पर आपको मूलतः दिखेगा तो आप सारे इलाकों में जाओगे, चाहे आप गंगानगर हनुमानगढ़ में जाओगे, चाहे आप चूरू के अंदर जाओगे, सीकर शेखावाटी के अंदर जाओगे, तो यहाँ का वामपंथ आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे मिलेगा, वो मिलेगा किसानी के मुद्दों के ऊपर। किसानों के मुद्दों पर लगातार लड़ते रहे हैं, और आज से नहीं, आज़ादी के पहले से लेकर के, यानी उत्तरी भारत के अंदर यदि आंदोलनों का कोई नाम आता है तो वो सीधा सा आता है कि शेखावाटी के अंदर, और आज़ादी से पहले से लेकर के आज तक उन मुद्दों पे भी वामपंथ यहाँ पे टिका हुआ है। ये जो बात थी, भाई इधर आ जाइए थोड़ा सा। भारतीय मूल्यों के हिसाब से कुछ बदलाव अपने विचार में, अपनी कार्यशैली में किए जाने चाहिए थे। जैसे अब भाई साहब, आप आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं? मैं आस्तिक हूँ। आस्तिक हैं, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय समाज में आस्तिकता एक मूल्य के तौर पर स्वीकृत है, और वामपंथ ये कहता है कि ईश्वर नहीं है या धर्म अफीम है? तो समाज में अगर स्वीकृति लानी है तो धर्म को किसी रूप में, या ईश्वर के अस्तित्व को किसी रूप में स्वीकार किया जाए पार्टी के एक मूल्य के तौर पर, कि जो लोग स्वीकार करते हैं वो भी कॉमरेड हो सकते हैं। इस तरह के विचार आप लोग, चूंकि आप पार्टी में सक्रिय रहे, सोचा तो होगा इन विषयों। नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी कभी ये नहीं कहती कि ईश्वर नहीं है, वो नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी कहती है जो आस्था का जो सवाल है वो अपना इंडिविजुअल सवाल है, किसी का भी अंधभगत नहीं होना चाहिए। ये नहीं होता है कि हम हिंदू है तो अपना धर्म तो अच्छा और मुस्लिम है वो खराब है, ये नहीं होना चाहिए कभी भी। कट्टरपंथिता है वो गलत है। मार्क्स और एंगल्स दोनों को तो यकीन था कि ईश्वर नहीं है। हाँ नहीं, बस नहीं है, तो ये तो क्लियर है, ये एक आस्था सवाल है, जुड़ा हुआ है, ये ठीक है। भारतीय मूल्यों के हिसाब से थोड़ा सा किया जाना चाहिए, आपको लगता है कि थोड़ा? हाँ तो बिल्कुल नहीं, यहाँ कौन मना कर रहा है? अभी मार्क्स किस दिन मना किया? बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, सभी कम्युनिस्ट जाते हैं वहाँ, जा रहे हैं? नहीं तो हम भी जाते हैं। चाहिए आप, मतलब ये वही मैं पूछ भाई अपना है, वो अपना इंडिविजुअल मसला है। आप क्या किस धर्म को मानते हो, क्या नहीं करते हो, वो आपका इंडिविजुअल मसला है। ये नहीं होना चाहिए कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला रही है अभी कि सिर्फ हिंदू ही है, मुस्लिम से वो है, ये करे, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। मौजूदा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, आपसे शुरू करते हैं। उसके बारे में इन्होंने एक दो चीज़ें, चूँकि इन्होंने जिक्र किया, तो 2-4 कमेंट उस पर। आपको क्या लगता है? मुझे मालूम है आप लोग आलोचना ही करेंगे, पर बिंदु से बताइए, कौन से बिंदुओं पे आपकी असहमति है कि ये काम, इन पॉइंट पे अच्छा काम नहीं किया, इन्होंने करना चाहिए? जैसे गैस का सिलेंडर 400 रुपये में मिलता था, अब 1200 रुपये में मिलता है। केंद्र की सरकार ने नमक मिर्च पे जीएसटी लगा दी, फिर वो पेट्रोल डीजल पे क्यों जीएसटी नहीं लगा रहे हैं? महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है, सभी त्रस्त हैं। और किसान आंदोलन में कितने 750 किसान शहीद हो गए। मोदी सरकार ने एक बार भी मौन भी नहीं रखा उनके लिए, और फिर उनको कानून भी वापस लेने पड़े। ऐसे मतलब अडानी और अंबानी को देना चाहते थे वो ज़मीन, हमारे किसानों ने यहाँ विरोध किया तो वो कानून उनको वापस लेने पड़े। अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर बच्चों का भविष्य ख़राब कर दिया, लगातार पेपर लीक, मतलब ये सारे मसले हैं, इन पे होना चाहिए। एक चीज़ और इसी में कि 24 का चुनाव होगा, और अभी तक जो कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, जितने भी दल उनके साथ अब बचे हैं, उसके दूसरी तरफ एक बड़ा अलायंस, बड़ी छतरी बनाई जाए, जिसमें कांग्रेस एवं अन्य विपक्ष के दल, जिसमें वामपंथी पार्टियां भी शामिल हैं। वामपंथी पार्टियां अभी इतनी मजबूत नहीं हैं कि अपना प्रधानमंत्री का सपना देख सकें। किस, मतलब फिर अगर आपको ये लगता है कि मौजूदा प्रधानमंत्री ठीक नहीं है, उनको सत्ता से बाहर जाना चाहिए, तो आप लोग किसको फिर प्रधानमंत्री के तौर पर सोचते हैं? इस हालत में हम उनको देखना चाहेंगे जो मतलब जातिवाद के आधार पर, धर्म के आधार पर बात नहीं करे, सभी को देश में समान माने। कौन है वो? नाम भी तो होगा कोई। अब 2-4 ही नाम है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि उस पर तय किया है कि नहीं? प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी है? भाई पहले कम से कम ये बनने तो दो आप, ये थोड़ी होता है आदमी की देश चला नहीं सकता और दूसरा नहीं चला सकता। पूछ रहा हूँ कि आपको कौन सा आदमी है, कौन है, आप बताइए कौन है? बहुत से आदमी टाइम आने से सामने सब आएगा। आप राहुल गांधी का नाम लेने में हिचक क्यों रहो? मैं ये पूछ रहा हूँ। आप भी छिक रहे हैं, नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं, तो उसका नाम, दूसरा नाम भी ले दो ने कि वो बहुत है। ये नहीं है कि एक नरेंद्र मोदी पैदा हुआ है, इस देश के अंदर देश को चलाने वाले बहुत लोग हैं। ये इसके अंदर आप किसके पीछे खड़े हो? मैं ये हम इंडिया गठबंधन के पीछे खड़े, वो मर जाएगा तो, और वो इंडिया गठबंधन बैठ के तय करेगा, और वही हमारा सर्वस्व होगा।
गठबंधन जो भी तय करेगा वो बन जाएगा। अच्छा, व्यक्ति के पीछे नहीं है हम उस विचारधारा के साथ हैं। जो संगठन जो अलायंस तय कर देगा उसको, हाँ, कोई चाहे वो राहुल जी हो या प्रियंका हो या मल्लिकार्जुन खड़गे, कोई भी हो। हाँ, ठीक है, अलायंस में कोई भी हो। ठीक है। अशोक गहलोत की सरकार के बारे में मैंने इनसे पूछा था, तो इन्होंने कहा कुछ अच्छी चीज़ें बताई इन्होंने, ये बहुत अच्छे काम इन्होंने किए हैं, और यहाँ पे आप उनके खिलाफ भी लड़ रहे हो, मतलब प्रत्याशी तो है ही आपका। कैसे आप इस ये एक राजनीतिक विरोधाभास नहीं है कि आप लोकसभा में उनके साथ रहोगे, यहाँ ये भी लड़ रहे हो, आप उनकी अच्छाइयाँ भी स्वीकार कर रहे हो सकता है 24 में आपको उनकी पार्टी का अच्छा करेगा उसको अच्छे लगेगा। क्या है अच्छाइयाँ, 4-5 बताइए हैं? अशोक गहलोत सरकार की। मोटा मोटी एक तो यही है, जो बिजली का मसला है हमारे इलाके में, बिजली का मसला है, 2000 यूनिट किसान की भी फ्री की है और घरेलू बिजली का भी माफ किया है। दूसरा 25 लाख रुपए तक का जो स्वास्थ्य आजकल चिरंजीवी योजना। हाँ, चिरंजीवी योजना। हालत ये थी कि अचानक बीमारी कभी भी आ सकती है और लोगों की जमीन बिकने के आधार हो जाते थे। यदि अचानक बीमारी हार्ट अटैक आ गया तो पैसे नहीं होते थे। अब 25 लाख तक का कवर किया है तो ये अच्छी बात थी। हाँ, तो फिर आप मना नहीं पाए कांग्रेस प्रत्याशी को? आप तो तारीफ भी करोगे, भाई साहब बैठ जाओ यहाँ से, 5-10 हज़ार जितने भी वोट आप काट। नहीं, वो मैं सिर्फ लोकसभा चुनाव का गठबंधन है, यहाँ वैसे नहीं है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल पंचो है सर। क्या करते हैं आप? अपनी दुकान है कपड़े की सर। कपड़े की दुकान है, ठीक है। तो कपड़े की दुकान वाले भी कॉमरेड के साथ हैं? नहीं सर, हाँ, किसके साथ हैं? इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी के साथ। देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा सिर्फ कॉमरेड समर्थकों से घिर गया था, पार्टी को सकता नहीं, और आपकी जरूरत थी थोड़ा सा लोकतंत्र में संतुलन भी जरूरी होता है। देर से आए आप। हाँ, कोई बात नहीं है। इन्होंने बहुत सारी बातें कही कि यहाँ किसानों के मुद्दे पर जितना संघर्ष कॉमरेड पेमा राम ने किया है उतना किया नहीं किसी ने, इसलिए लोग उनके पीछे खड़े। किसानों के लिए बीजेपी ने भी किया है, कांग्रेस ने सब ने किया है, लेकिन उनकी बात सही रख नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। बीजेपी वाले जो है उनकी बात यहाँ पे रख नहीं पा रहे हैं पूरे की। मोदी जी ने क्या क्या किया है आप बता दीजिए, आप बोलिए, किस विषय में बताएं? क्या क्या काम किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में या वसुंधरा राजे के दौर में जो हुए हैं? जैसे पहले कोई भी योजना थी वो डायरेक्ट नहीं पहुंचती थी, बीच के अंदर लोग खा जाते थे बड़े नेता वगैरह। अब हर योजना सीधी डायरेक्ट उनके खाते में पहुंच रही है। डायरेक्ट बेनिफिट। हाँ, डायरेक्ट बेनिफिट सीधा उनके यहाँ पे आ रहा है। और जैसे बिजली रक्षा बजट भी है, बिजली के अंदर भी जैसे ये अपने सोलर वगैरह लगाते हैं उसके अंदर भी सब्सिडी अच्छी मिल रही है। और रक्षा बजट के तो कहने की आज पूरे विश्व के अंदर अपने भारत का डंका बज रहा है। कोई टाइम पर कोई भी अपने इनको फौजियों मार जाता था, आज अगर फौजियों की तरफ आँख भी उठा के दे तो सीधा उनके घर में जाके घुस के मारते हैं। इससे और बड़ी और क्या चीज़ होनी चाहिए? हाँ, अग्निवीर के अंदर भी इसकी यही योजना है मोदी जी की कि उनकी इच्छा है कि हर मोहल्ले में गाँव के अंदर प्रशिक्षित युवक हो। आज इजराइल के अंदर क्या हो रहा है? आज इजराइल के अंदर क्या, अगर इजराइल के अंदर सब प्रशिक्षित नहीं होते तो वो लड़ सकते थे हमारे से, हमारे वालों से लड़ सकते थे क्या? 5 साल के बाद में क्या करेंगे? 5 साल बाद के मन अपना व्यापार करो, प्रशिक्षण कोई भी काम करो। गवर्नमेंट जो भी चालू किया को दे दिया, जो 250, 300 का भर्ती होती है, 300 युवाओं की भर्ती होती है, उसमें से 2-2, 3-3 युवाओं को मतलब चुन रहे हैं। कितनों को दे दिया प्रशिक्षण? जितनी भी लेनी होंगी उनको भर्ती नहीं, लेकिन पहले वाली तो 250 करोड़ तो मेरी बात सुनो भाई साहब, जो पहले सिक्कर की भर्ती होती थी ना आर्मी, उसमें मैं खुद आर्मी की तैयारी करता था। 3-4 साल तैयारी की है, मैं खुद दौड़ा हुआ हूँ। 300 का 250 का बैच बनता था, उसमें से 15 बंदे, मतलब वो 5 मिनट 30 सेकंड का। मेरी बात तो सुनो, परसेंटेज कम क्यों हो गया? परसेंटेज कम क्यों कर दिया? अग्निवीर आई, उसमें ये है कि 50% को स्थायी करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो ये हथियार चलाना सिखा दे, इजराइल वो आप देश में हर युवा को वो शिक्षित कर दे, प्रशिक्षित कर दे। अगर 250 के बैच में से अगर 2-2, 3-3 युवा पकड़ रहे हो आप, किसको प्रशिक्षित? घर पे गोबर बगा रहे हैं युवा, ये हालत है भैया। जितनी उनको चाहिए उतनी लेंगे संख्या, तो पहले ज्यादा क्यों चाहिए थे? अग्निवीर आने के बाद में कम क्यों हो गए? जितनी फौज पहले ज्यादा थे ना, पहले से फौजी सुन लीजिए, पहले से जितने फौजियों से कम थोड़ी हुई है संख्या? कम हुई है, बिल्कुल कम हुई है भाई साहब। मैं आपको संख्या कम नहीं, मैंने खुद तैयारी करता था 2015 से लेके 18 तक। नहीं हो रहे हैं, सिर्फ जातिवाद और धार्मिक आधार पे वोटें हो रहे हैं। काम के ऊपर मतलब वोट होता है, तो ये मान लो राजस्थान में गहलोत सरकार ने जो काम किए है ना, उसकी गिनती बहुत ही ज्यादा, आप ये बताऊं, बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया। कांग्रेस समर्थक भी मिला है आपके गांव में? सब आ गए, सब आ गए। आप तो लोकतंत्र में यकीन रखते हो ना? बिल्कुल। राजस्थान गवर्नमेंट में मतलब गहलोत ने जो काम किए, आज से नहीं, जब भी मतलब इनको मुख्यमंत्री बनाया तब से इन्होंने अच्छी अच्छी योजना निकाली है। आज अपने वर्ल्ड में मान लो, मैं नहीं तो बाकी इंडिया के मायने मतलब हर स्टेट के अंदर जो भी मुख्यमंत्री, उनसे सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। इनकी योजनाएं मतलब, लेकिन कुछ आलोचनाएं भी तो हैं, पेपर लीक हो गई बहुत सारी, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। होता है ये पेपर लीक जो मामला है, ये आज से शुरू नहीं हुआ है। ये जब गहलोत सरकार नहीं थी, बीजेपी सरकार में भी हुआ है। इन्होंने क्या है कि कार्रवाई की है,
पेपर लीक में कार्रवाई की तो वो ओपन हो गया मामला। वो दबा लेते थे इस मामले तो वो ओपन नहीं होते था। बस फर्क इतना ही है, बाकी पेपर लीक शुरू से चलता आया है। और ये एक राजस्थान में नहीं है, हर स्टेट में ये प्रॉब्लम चल रही है। आप कहीं से भी बता दो मुझे कि इस स्टेट में पेपर लीक नहीं होता है, बताओ। आप घूमते हो, मीडिया है, आप भी जगह जगह सुनते हो। यहाँ ज्यादा होता है लेकिन नहीं, यहाँ पहले भी बीजेपी सरकार में भी हुआ है, कांग्रेस सरकार में हुआ है। ये है कि कांग्रेस सरकार ने इस पे नकेल जरूर कसी है, कितनों को गिरफ्तार भी किया है। ये कह रहे हैं आपके प्रत्याशी जो हैं यहाँ से धोद से, वो तीसरे नंबर पे रहेंगे। देखो वो अलग बात या है, जमानत भी जब्त हो वो अलग बात है। बात सही है क्या? बिल्कुल सत्य बात है, यहाँ से सही बात है। कांग्रेस प्रत्याशी बिल्कुल कमजोर है, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन वो अलग मुद्दा है। यहाँ के प्रत्याशी और एक मुख्यमंत्री, यह बता रहा हूँ ना, हर जगह में मतलब हर गांव में जातिवाद और अलग मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। जैसे जातिवाद को थोड़ा समझाइए, क्योंकि इसमें ना ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ इस बात को, कई बार जाति के प्रतिनिधित्व के मुद्दे को भी लोग जातिवाद की व्याख्या के तौर पे देखते हैं। तो आपके लिए जातिवाद का मतलब क्या है? वो जातिवाद नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, एक विशेष, जैसे यहाँ पर बीजेपी के विरुद्ध मान लो षड्यंत्र है कि भाई हमें बीजेपी को हराना, चाहे वो कॉमरेड हो चाहे कांग्रेस हो, हमें यहाँ बीजेपी नहीं लानी है। यहाँ जो है इसमें जो एरिया में है, तो उस एरिया में ये है कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए, चाहे हमारे कांग्रेस आए ना आए, कॉमरेड हो, उससे कोई गम नहीं है, लेकिन बीजेपी नहीं आनी चाहिए। भाई साहब को बीजेपी हराने का तो उसमें जातिवाद कहाँ से आया? मतलब जातिवाद बता रहे थे थोड़ा। नहीं, जातिवाद तो है तभी तो ना, जब कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस कैंडिडेट कमजोर है। कमजोर होने की वजह से कांग्रेस के जो वोटर्स है वो सीपीएम में डाइवर्ट हो रहे हैं। बस ये जातिवादी है। ये तो जातिवाद नहीं हुआ। हाँ? ये तो जातिवाद नहीं है भाई। जो जातिवाद में जैसे मुस्लिम एम कास्ट के जो वोट है, एम कास्ट के जो वोट है, उनको कांग्रेस अपना वोट बैंक मानती है। क्यों मानती है? क्यों बीजेपी उनके लिए मानती है। कांग्रेस का कहना था कि ये जो माइनॉरिटी का जो वोट, माइनॉरिटी एम बोला आपने, एम बोला, एम कास्ट मुस्लिम्स के वोट, मुस्लिम्स तो एम वोट है। पूरा क्यों नहीं बोल रहे हैं? मतलब शॉर्ट में चल जाता है। शॉर्ट में यहाँ पर हमारी भाषा के हिसाब से शॉर्ट में मान ले, एम कास्ट बोल एम कास्ट मान लो जी। ओके। तो उनको क्या है कि बीजेपी से कारण में नफरत है। हाँ। क्योंकि वो ये सोचते हैं कि भाजपा को उनसे मोहब्बत है। किनसे? भाजपा को। ये एक तरफा है कि दो तरफा है? नहीं, भाजपा से उनको नफरत पहली है। बार हुआ ना देश के अंदर, क्या वो लोग रहते नहीं है? उनको एक भी टिकट नहीं दी गई है। एक भी टिकट नहीं। ऐसा थोड़ी होता है कहीं कि वो देश के नागरिक नहीं है। हाँ। भाई मुसलमान यहाँ का नागरिक नहीं है क्या? यहाँ तो सब प्यार प्रेम से रहते हैं। हमारे दोनों और हमारे गांव के दोनों और मुस्लिम रहते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे बुजुर्गों के साथ कभी भी ऐसा कुछ हो गया। आपस में प्यार प्रेम से रहते हैं सब लोग। तो उनको ऐसा तो नहीं है कि उनको देश निकाल देंगे, ऐसे कर देंगे। ये जो नफरत की जो विचारधारा है बीजेपी जो फैलाती है, उसके विरुद्ध बिल्कुल एकजुट है। और वही बात इनकी आ रही है कि चलो कांग्रेस का कैंडिडेट कमजोर है, लेकिन वही बात है कि कांग्रेस का कैंडिडेट कमजोर है, लेकिन सबकी एक इच्छा है कि यहाँ बीजेपी इस इलाके के अंदर नहीं आनी चाहिए। आज़ादी से लेकर के एक बार सिर्फ बीजेपी यहाँ से जीती थी, और जीती भी कितने वोटों से थी? 45,000 वोटों से यहाँ से जीत करके गए थे। उसके बाद में सबको समझ में आ गया कि बीजेपी क्या क्या यहाँ पर करती है, इसलिए अब बीजेपी यहाँ पे नहीं आएगी। भाई साहब, आप अकेले हो इसलिए आप ही के पास आना पड़ रहा है, पर अपनी बात मजबूती से रखना। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ आने नहीं देना चाहते हैं लोग, ऐसा क्या कारण है? ऐसी कोई बात नहीं है वैसा। अब ये क्या है कि उनको लग रहा है बीजेपी, मैं बता रहा हूँ पूरी बात, जनता पार्टी को आने नहीं देती। हाँ बिल्कुल, मैं ये बोल रहा हूँ बीजेपी यहाँ पे मजबूत अपनी जगह पे, तो इसके लिए उनको कैसे पटका जाए नीचे। तो कॉमरेड और ये कांग्रेस एक साथ हो रही है आज। अच्छा ही बताओ। हाँ, एम क्लास जो भी है मुस्लिम क्लास वाले हैं, वो भी कट्टर कांग्रेस के है, लेकिन वो भी ये बोल रहे हैं बीजेपी को डालना है नीचे। उनको तो मतलब नहीं, आप निर्दल भी अगर खड़ा हो जाएगा बीजेपी सामने तो उसको दे देंगे, उसको बीजेपी का हराना उनको एक ही मकसद है। नहीं, क्यों हराना, ये भी तो पूछो। पर बीजेपी भी तो उनसे वोट नहीं मांगती, और उनको ना उनको टिकट देती है ना। वो विचारधारा है, सबकी अलग अलग विचारधारा। बीजेपी विचारधारा से उनकी कम मिलती है। कम मिलती है विचारधारा। ये लोकसभा तक में उनको आतंकवादी बता देते हैं। ये थोड़े दिनों पहले किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी बता रहे थे। ये इनकी विचारधारा है। इसी विचारधारा के खिलाफ सारे लोग एकजुट हैं। बम किन्होंने नहीं फोड़ा था, आपने थोड़ी फोड़ा था। लोकसभा में बम नहीं फोड़ा वो बम ही फोड़ा था, बात क्या है? लोकसभा में आतंकवादी था। नहीं, अच्छा ठीक है। नहीं। भगत सिंह, बड़ा अच्छा विषय आपने छोड़ा। भगत सिंह पे बात करते हैं थोड़ी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों को भी भगत सिंह पसंद है, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं जी। बीजेपी सिर्फ झूठ बोल सके है, उसके अलावा कोई काम को नहीं करे। झूठ 2014 का यहाँ कोई है नहीं, आप एक तरफा तो आरोप लगा सकते हो। एक तरफा को नहीं, आराम हमारा भाई है, कोई दिक्कत नहीं। और सीधी अन्य खेदिया बोले 15 लाख रुपया खाता मासी
नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा था 15 लाख के नहीं लिए कहा था। उन्होंने ये बोला था काला, मैं बता दूं अगर सुनो तो बताऊं, उन्होंने ये कहा, इनकी बात सुन लीजिए, 15 लाख देने की बात हुई थी ना। भाई साहब ये अल्पसंख्यक है यहाँ पर, इनकी बात सुन ये लीजिए। बोला गया था अगर विदेश से काला धन पूरा आ जाए तो हर के 15 लाख रुपए आ सकते हैं, ये नहीं कहा था हम 15 लाख डालेंगे। हमने वो काला धन काला धन कटेगा म्यो, मेरी बात सुनो, काला नोटबंदी कर ली थे, से क्यों कर लिया? तो इसका मतलब होना नहीं चाहिए नोटबंदी कभी फायदो क्यों मैंने एक फायदो बता दो। चलना चाहिए। 7 दिन कमाए बोले वो फायदो नहीं वाला, मन फांसी लटका दे जो मोदी ने, बिन लटकार क्यों नहीं आए थे? मेरे को तक क्या नुकसान किया आपके पास जितने नुकसान रुपए क्यों थे? नहीं भाई? ये मेरे बताओ, करेंसी दोबारा बनाई, टोटल करेंसी वापस बैंकों में गई, कितना पैसा खर्च हुआ है? किसका पैसा खर्च हुआ? कितने नोट नकली थे? कितने नोट नकली थे? उस पैसे को दोबारा में लाइन में लगने से कितने आदमी नोटबंदी के समय। लेकिन एक बात बताइए, देखिए एक चीज बताइए, नोटबंदी के बाद से ना बहुत समय हो गया नोटबंदी हुए, इस देश में कई चुनाव हो गए, सही, विधानसभा चुनाव, और ये लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है कई नोटबंदी जगह। वो ऐसा लगा नहीं कि लोगों के बीच कोई बड़ा मुद्दा है। आप क्योंकि आप तो एक पार्टी में भी सक्रिय हो। चुनाव हुए थे, मैं बता दूं आपको, नोटबंदी के बाद जस्ट यूपी के चुनाव हुए थे, पहले बीजेपी की वहाँ पे 50 या 60 सीट थी और उसके बाद 300 सीट आई बीजेपी के, तो वो पागल थोड़ी वो बात कर ही नहीं रहे हैं, ये तो चुनाव अलग मुद्दा हो गया। लेकिन नोटबंदी से मोदी जी ने फायदे बताए थे कि आतंकवाद कम हो जाएगा। क्या वो आतंकवाद कम हो गया? आतंकवाद कहाँ कम हो गया? उसके बाद के अंदर ही सारी चीजें हुई हैं। फिर उन्होंने कहा था कि नकली नोट बंद हो जाएंगे। नकली नोट की तो खेपे पकड़ी जा रही हैं। यहाँ हमारे सीकर के अंदर भी नकली नोट पकड़े गए थे और बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो। नहीं, दूसरी बात तो वो ये जैसे भाई जी ने बताया, मैं एक बात भाई जी से पूछना चाहता हूँ कि भाई जी ने बताया कि ठीक है, जो 15 लाख रुपए देने की योजना थी वो तो विदेशों से आने वाली सिस्टम था, वो विदेशों से पैसा नहीं आया तो मोदी जी कहाँ से दें। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, चलो वो तो विदेशी काम था, लेकिन मोदी जी ने एक वादा किया था कि मैं साल के अंदर कितने लोगों को रोजगार दूंगा, 2 करोड़ को। वो तो मोदी जी के हाथ में था नहीं, वो तो मोदी जी के हाथ में था। लेकिन आप आज बताइए, 2 करोड़ की बात की थी उन्होंने, आज कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है? मैं तो ये बोल रहा हूं, दूसरी बात एक चीज और पूछना चाहता हूँ, वो तो बात उनके हाथ में थी ना। उसके साथ साथ जैसे आप बता रहे हो अग्निवीर योजना अच्छी है, अब अग्निवीर योजना अच्छी है, वो 5 साल के लिए सर्विस कर लेगा, कोई भी बंदा होगा फौजी बन जाएगा, ठीक है, 5 साल के बाद में जैसे, लेकिन 5 साल के अंदर 5 साल तो अपने जैसे परिवार की, समाज की, घर वालों की, माँ बाप की सेवा कर देगा और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर देगा, जैसे बात सूची भी बढ़ देगा। लेकिन 5 साल के बाद में अगर वो बेरोजगार हो जाएगा तो बाद में, मेरी बात पूरी सुन, वो बाद में क्या करेगा? बाद में क्या करेगा? जो भी सरकारी बीजेपी के हेडक्वार्टर में चौकीदारी की प्राथमिकता दी जाएगी उनको। इनके नेता का बयान आया था कि बीजेपी के हेडक्वार्टर में कि उनको चौकीदार रखा जाएगा। उन्होंने कहा था कि ऐसे और जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें प्राथमिकता देंगे। सरकारी नौकरी कौन सी में प्राथमिकता दी? सरकारी नौकरियां तो वो अग्निवीर बाद आने के बाद थोड़ी मिलेगी। यहाँ 5000 की भर्तियां हो रही थी, वहाँ पे 200 की भर्ती हो रही है अब पहले तो ये मान लो कि 60-70% तो वैसे ही कम हो गई। 200 भर्ती में से फिर भी उनमें से 100 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, 100 में से वो 50 को रखेंगे। कहाँ गया रोजगार? ग्राउंड बंद हो गए, लोगों की जो आर्मी के प्रति वो जुनून था ना, वो खत्म हो गया इस अग्निवीर भर्ती के। अगर इसका रिजल्ट है ना, आपको ये जो भर्ती 4 साल है ना, ये लोग रिटायर होके आएंगे, तब आपको इसका रिजल्ट कितना बुरा मिलेगा, लोग तब पता चलेगा कि इसका रिजल्ट अब एक पीरियड पूरा हो जाएगा ना 4 साल की भर्ती का, और शहीद होके जब शहीद घर लौटेंगे के साथ इतना बुरा कर रही है, फिर भी बोलो मतलब अंधभक्त बने पड़े हैं, बढ़ाई कर रही है, तारीफ कर रहे हैं कि बीजेपी इसलिए। एक बार आपके पास आज थोड़ा आगे आ जाइए जी। बहुत सारे मुद्दों पे बात हो गई अग्निवीर और इन्होंने विस्तार से बताया। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर राजनीति में आप आई गई हैं, पंचायत समिति की सदस्य हैं, समाज गढ़ने का मौका मिले कि हमारा समाज कैसा होना चाहिए, आपने अपनी क्या समझ बनाई है कि 2-3 चीज़ें समाज में होनी चाहिए तो कहेंगे कि अच्छा समाज? समाज में महिलाओं को भी बराबरी का हक मिलना चाहिए, जैसे शिक्षा के मामले में, जैसे खेल के मामले में। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जैसे पहलवान बहनें खेल के देश के लिए मेडल लेकर आई, देश के लिए खेली, उनके साथ इतना बुरा दुर्व्यवहार किया गया। ब्रजभूषण जो बीजेपी का नेता है, और बीजेपी की सरकार ने भी फिर उस खेलने वाली बहनों की बात नहीं मानी और बीजेपी के नेता का पक्ष लिया और लाठियां बरसाई। इससे महिलाएं भी बहुत मतलब बीजेपी के विरोध में हैं। यहाँ पर
जो विद्यार्थी हैं, जो किसान हैं, सभी विरोध में हैं। हमारे एरिया में तो पेमाराम जी भारी लीड से जीत कर आएंगे। बीजेपी का बिल्कुल आपके यहाँ पे पार्टी में महिलाएं सक्रिय हैं? बिल्कुल सक्रिय है। बराबरी की मात्रा में तो सक्रिय नहीं है। हाँ सक्रिय है। आप जाके देखो उधर हमारे जहाँ पर आज माहौल चल रहा है, जहाँ पर पेमाराम जी की रैलियाँ निकल रही है, वहाँ पर देखो महिलाएं खुद ट्रैक्टर चलाकर पेमाराम जी के लिए प्रचार कर रही हैं, प्रसार कर रही हैं। आप जाके देखिए। एक चीज़ और, आखिरी चीज़ फिर आप पार्टी जो है माकपा, राष्ट्रीय स्तर पर आपको कोई लगता है नेता पसंद है? आपकी अपनी समझ के हिसाब से, यहाँ तो आप पेमाराम जी के साथ हैं, पर पूरे देश का कोई वामपंथी नेता आपको पसंद आता है? आप एक ही प्रदेश में अब सरकार बची है आपकी। वृंदा करात आपको पसंद आती है, ठीक है। तो सीकर की धोद विधानसभा के बड़ाहडर गांव से ये बातचीत आप सुन रहे थे। ये बातचीत आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम है कुलदीप, कैमरा के पीछे हैं पंकज सैनी।